आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बिंदु आवेश संबंधी कूलाम के नियम को समझाइए तथा एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हो सकता है, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को समझाइए और साथ में एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। या फिर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कूलाम का नियम लिखिए। तो ये कूलाम का जो नियम है ये कूलाम ने ही दिया था और ये बल के संबंध में नियम दिया गया है। अब किस तरीके का नियम है और एग्जाम में आपको किस तरीके का आंसर लिखना है, आइए ये सब देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर धन आवेश और धन आवेश, जिन्हें हम बोलते हैं समान आवेश या सजातीय आवेश, दूसरी तरफ ऋण आवेश और ऋण आवेश, ये भी समान आवेश हो गए और इन्हें भी हम बोलते हैं सजातीय आवेश। लेकिन अगर हम बात करें धन आवेश और ऋण आवेश की, तो ये जो हैं आपस में असमान हैं। तो समान आवेशों के मध्य हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि बल लगता है और असमान आवेशों के बीच में भी बल लगता है, लेकिन उन बलों की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे अगर यहाँ पे समान आवेश हैं तो ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, यानी कि ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो आपस में दूर हटने की घटना, जिसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपेल करना। इसी तरीके से इन दोनों चार्जेस में भी होगा, और ये कब कब होता है, जब चार्जेस बिल्कुल समान हो, लाइक चार्जेस। तो ये भी समान चार्ज है, तो ये इसको धक्का देगा इस तरफ और ये इसको धक्का देगा इस तरफ, और इस घटना को बोलते हैं प्रतिकर्षण। और अगर हम नीचे वाले में देखें तो ये है अनलाइक चार्जेस, यानी कि असमान चार्ज। तो ऐसे में ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, यानी कि ये आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि इनके बीच में होगा आकर्षण। तो यही जो है प्रतिकर्षण और आकर्षण, ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन जब ये इसको धक्का देता है और ये इसको धक्का देता है या आपस में जुड़ते हैं, तो अगर हम बात करें धक्का देने की, तो कितने बल के साथ ये धक्का देता है, ये बल किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये बताया था कूलाम ने। और ये बताया गया था सन 1785 में। और ये नियम पूरी तरीके से प्रायोगिक है, यानी कि प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, प्रयोग किए गए और फिर नियम बनाया गया। वो प्रयोग क्या थे, आइए समझते हैं। ये बात है सन 1785 की, जब कूलाम ने दो चार्जेस लिए। अब यहाँ पर हम धन और ऋण की बात या धन धन की बात कर सकते हैं, कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं। तो आपको ध्यान से ये समझना है, ये घटना सन 1785 की है, जब कूलाम ने दो चार्जेस को पास पास रखा और इनके बीच में कुछ दूरी रखी, मान के चलिए r। अब इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा अंकों में बदलेंगे और बहुत अच्छे से इस नियम को समझेंगे। सबसे पहले कूलाम ने यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा, मान के चलिए यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम चार्ज रखा, और यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम चार्ज रखा। और ये जो है उन्होंने इस फोर्स को काउंट किया, तो मान के चलिए ये प्लस प्लस चार्जेस हैं, तो इनके बीच में 6 इकाई का जो बल है वो लगा, 6 इकाई का बल इन्होंने महसूस किया। अब कूलाम ने इन चार्जों को बदला और इसकी जगह पर अब उन्होंने पहले वाले चार्ज को 6 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया और इसको 3 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया। फिर उन्होंने बल की गणना की, तो उन्हें पता चला कि 18 इकाई जो है वो बल लग रहा है।
तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि लगने वाला बल इन चार्जों पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो 6 इकाई ही फोर्स रहना चाहिए था, बल कितना रहना चाहिए था, 6 इकाई ही रहता। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब चार्ज की मात्रा बढ़ाई जाती है तो बल भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ये थी कि बल कितना होता है, उन चार्जों के गुणा के बराबर। यानी कि आप देख सकते हैं 2 तिया 6, चार्ज 3 और 2 की जोड़ी में था, इसलिए उन जोड़ी का गुणा होके 6 बन गया बल। अब चार्ज 6 और 3 की जोड़ी में था, इसलिए उनका गुणा होके बन गया 18। तो कूलाम ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो बल है वो चार्जों के मान यानी कि Q1 और Q2 अगर बात करी जाए तो उनके मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब इसी अनुपात में बढ़ता है। यानी कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे सामने लिखते हैं। तो Q1 इंटू Q2 समानुपाती हो गया F। ये कूलाम ने निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोग से। दूसरी बार उन्होंने दूरी के साथ में प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, इन चार्जों के बीच में अभी दूरी है इतनी, अब इन्होंने इस दूरी को बढ़ा दिया, यानी कि इस चार्ज को उठा के यहाँ पे रख दिया। फिर फोर्स काउंट किया तो ये बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 1 हो गया या उससे भी कम हो गया। और बार बार प्रयोग करने से उन्होंने पता लगाया कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लगने वाला बल दूरी के जो दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर कम हो जाता है। यानी कि दूरी अगर 2 है तो 2 से दूरी कितनी करी जाए, 4। दूरी समझना आप ध्यान से। अगर अभी दूरी कितनी है 2, तो ये बल कितना है 6, मान के चलिए कितना है 6। लेकिन दूरी को बढ़ा के 4 कर दिया जाए तो इसका वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो बल 16 गुना कम हो जाएगा, इतना तेजी से घटता था। तो उन्होंने बताया कि लगने वाला जो बल है वो कम तो होता है, यानी कि 1 के बटे में लिखना पड़ेगा, कम होता है। यहाँ पे सामने क्यों लिखा है, क्योंकि इसको बढ़ाने से ये बढ़ता है। लेकिन ये नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि इसको बढ़ाने से ये घटता है। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं करेंगे, इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती करेंगे। तो 1/r लिखना पड़ा। अब यहाँ पर r, लेकिन r से काम नहीं चलता, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे ये 16 गुना सीधा, तो बहुत दूरी बढ़ाने से बल बहुत ही तेजी से घटता है, और वो उन्होंने कहा कि 1/r वर्ग के। तो कूलाम ने निष्कर्ष निकाला, या उनका नियम हम कह सकते हैं, कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के, ये क्या है, दोनों आवेश के मान, यानी मान को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं परिमाण। मान को क्या बोलते हैं, परिमाण। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये इंटू यानी क्या होता है, गुणनफल, और इसको सामने जो लिखा रहता है, इसको सामने वाले को सामने सामने जो लिखे रहते हैं उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। और जो 1 के बटे में लिखा रहता है उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे नियम बन गया कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के, यानी Q1 और Q2 के परिमाण, यानी कि परिमाण यानी मान, यानी आवेश को मान 6, 3, 2, 3। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, यानी r के वर्ग के, और 1 के बटे में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती। लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है कूलाम का प्रायोगिक नियम। अब हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंट्रो देना है, और ये इंट्रो आपको याद हो गया होगा। ये इंट्रो है, सन 1785 में कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। 1785 में दिया गया था, और 2 बिंदु आवेशों के मध्य इन्होंने बताया था लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में नियम दिया था।
अब यदि बात की जाए इनके स्टेटमेंट की तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, इस नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कब स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप बिल्कुल ज्यों का त्यों अपने नोट्स में इसी को लिखिए और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उठाने की समझ वो नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस नियम के और आगे एक्सप्लेनेशन की, तो उसके लिए हमें दो चार्ज लेने होंगे। तो आइए अब इसको और आगे करते हैं। माना ये दो बिंदु आवेश हैं जिन्हें हम Q1 व Q2 नाम दे देते हैं और इनके बीच की दूरी r कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से किया, तो हम लिखते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब कूलाम ने बताया था, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से लगने वाला जो बल है वो F है और वो प्रायोगिक है। तो किस तरीके से था, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q1 × Q2, और साथ में उन्होंने बताया था कि जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त दोनों को मिलाने पर तो मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर लिखे हुए हैं और ये एक के नीचे लिखे हुए हैं। तो जब हम मिलाएंगे तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा और नीचे की चीज़ नीचे ही रहेगी, यानी कि F समानुपाती ऊपर रहेगा Q1 Q2, यानी कि इसको ज्यों का त्यों लिख के और बटे में केवल लिख दिया r वर्ग, ये हमने इसको मिला दिया। तो ये है कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम ने बताया कि बीच में अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे फोर्स इफेक्टेड होता है, तो आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कूलाम कहते हैं कि अगर दो चार्ज हैं तो चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, जिनके बारे में अभी तक आप थोड़ी से अनभिज्ञ हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन जाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन इस अंदर में कोई भी वस्तु होगी तो पृथ्वी उसे खींच लेती है। इसी तरीके से चार्ज के चारों ओर भी एक क्षेत्र ही होता है जिसे हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश है विद्युत का क्षेत्र, इसलिए हम इसे विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसे हम बोल सकते हैं विद्युतशीलता, या फिर हम इसमें, तो इनके बीच में जो आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है वो इसी क्षेत्र के कारण होता है। आगे जाके आप पढ़ोगे। तो इनके बीच में यदि हम मिट्टी का तेल रख दें या वायु ही रहे या फिर पानी रख देते हैं, तो कुछ भी यदि इनके बीच में हम डिस्टरबेंस करते हैं तो बल जो है वो कम होने लगता है। तो कूलाम ने यहाँ पे डिफाइन किया कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो वो नियतांक होगी, नियतांक के बराबर होगी, या दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि उससे विद्युतशीलता घट जाती है, घटती है। तो या कोई भी चीज़ होती है तो विद्युतशीलता, और हम यहाँ पे एक बार बार विद्युतशीलता का उपयोग कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन इस साइन से दर्शाएंगे और इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। तो आप एप्सिलॉन इसे हम बोलेंगे और ये माध्यम पर निर्भर करती है इसलिए, और जब वायु की उपस्थिति या फ्री स्पेस है, वायु या निर्वात हो, तो हम एप्सिलॉन 0 यहाँ पे इसे बोलने लगते हैं, या एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि विद्युतशीलता क्या होती है, घटती है। कब घटती है, जब माध्यम होता है। माध्यम विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी, तो ये क्या होती है, कम हो जाती है। और कम कोई भी चीज़ होती है, जैसे दूरी कम हो रही थी तो हम उसे 1 के बटे में लिखते थे, इसलिए इसे भी हम क्या लिखेंगे, 1 के बटे में, यानी कि इस तरीके से।
तो क्योंकि ये कम होती है, विद्युतशीलता कम होती है अगर कोई माध्यम आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/ε0। इसका मान इस तरीके से होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि अगर इसका विद्युत क्षेत्र बनता है तो यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं बहुत सारी। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, तो क्या पूरी रेखाएं इस चार्ज के संपर्क में होती हैं? तो आंसर है नहीं, केवल एक ही रेखा इस चार्ज के संपर्क में होती है। तो एक रेखा और बाकी ये पूरी रेखाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाए पूरे कोण की, तो पूरे चार्ज पर जो पूरा एंगल बनेगा जो चारों तरफ, वो होता है गोले का कोण 4 पाई। लेकिन उसमें से केवल एक रेखा ही इस चार्ज से कनेक्टेड होती है, बाकी नहीं होती है। तो एक का 4 पाई का हिस्सा नहीं होता, यानी कि 1/4 पाई। तो इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये पूरा कूलाम नियतांक के बराबर होगा। तो ये केवल समझने के लिए था। यदि आपको यदि समझ में भी नहीं आया तो आप याद भी कर सकते हैं सी का डायरेक्ट मान। तो अब हम कंटिन्यू यहाँ पे चलते हैं। तो समानुपाती यदि हटा देते हैं तो एक नियतांक आएगा जिसे हम कूलाम नियतांक सी दर्शाएंगे, और बाकी सब ज्यों का त्यों Q1 Q2/r²। यहाँ पे सी के बारे में बता देंगे, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, और इसका मान भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसा ही पद्धति में होगा C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो C की जगह पर ये हम रख देते हैं यहाँ पे। तो इसको यदि हम समीकरण 1 बना दें तो हम लिखेंगे C का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से रख देते हैं तो F की वैल्यू मिलेगी, F बराबर C है, C की जगह पर ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। तो ये हो जाएगी बल के लिए, और ये न्यूटन हम इसको दर्शाएंगे, इसकी इकाई। अब यदि बात की जाए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई परावैद्युतांक हो, जैसे मिट्टी का तेल, पानी, कोई धातु या वायु, तो इसके लिए हम मान लेते हैं यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तो परावैद्युतांक जब आता है तो भी फोर्स कम हो जाता है, और कम होता है इसलिए नीचे आएगा K। तो इन्हीं के साथ में आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, और साथ में Q1 Q2/r² न्यूटन। तो ये K क्या है? परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक में जैसे धातु हो गई या फिर मिट्टी का तेल हो गया, मोम हो जाती है, इस तरीके से परावैद्युतांक। और मैं आपको इसकी सारणी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे आप इनके मान भी याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, यदि CGS पद्धति की बात की जाए तो कूलाम नियतांक 1 होता है, यानी C बराबर 1। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो F बराबर आएगा Q1 Q2/r²। हमेशा याद रखना है CGS पद्धति में C का मान 1 होता है, इसलिए C बराबर 1 रखेंगे तो F बराबर Q1 Q2/r² न्यूटन में आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा हुआ है अभी, अगर हम बात करें C बराबर, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ की घात। ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट जो कूलाम नियतांक है इसका मान 9 × 10⁹ की घात होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एकांक आवेश की। तो एकांक आवेश के लिए हमें कूलाम का वो समीकरण पहले लिखना होगा जो SI पद्धति में हमें मिला था। तो वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। ये है। अब यहाँ पर हमें चार्ज एकांक कैसे मिलेगा, यानी Q का मान 1 आना चाहिए। तो आपको थोड़ा यहाँ पे फिर बदल करना होगा। यदि Q1 और Q2 दोनों बराबर हों Q के, तो 1 और 2 बराबर Q। इसका मतलब ये होता है कि लिए गए चार्ज बराबर हैं और जिनका दोनों का मान सेम है, यानी बराबर है। R की वैल्यू 1 होनी चाहिए, R का मान 1 होना चाहिए, 1 मीटर दूरी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मीटर। साथ में लगने वाला बल है जो होना चाहिए इस मान के बराबर, यानी ये कितना है
9 गुणित 10 पे 9 की घात, तो लगने वाला बल F बराबर भी कितना होना चाहिए, 9 गुणित 10 पे 9 की घात न्यूटन। अभी हम लोग जान चुके हैं कि 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10 पे 9 की होता, ताकि ये कैंसिल हो जाए और Q का मान 1 मिले। तो चलिए F का मान रख लेते हैं। तब F का मान 9 गुणित 10 पे 9 की घात बराबर 1/4πε0 का मान होता ही है 9 गुणित 10 पे 9 की घात इंटू Q1 का मान भी Q है, आप देख सकते हैं, और Q2 का मान भी Q है। तो Q इंटू Q दोनों रख दिया, Q1 का मान भी Q रख दिया, Q2 का मान भी Q रख दिया। नीचे R का मान 1 है, तो 1 का हो जाएगा वर्ग। ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर Q का Q में करोगे तो आएगा Q वर्ग, और बटे 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 एकम 1, अगर तिर्यक गुणा किया जाए तो Q वर्ग का गुणा 1 में करोगे तो Q वर्ग, और 1 एकम 1, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल √1, और वर्गमूल से बाहर 1 ही आता है, तो ±1। ये हो जाएगा एकांक चार्ज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि 1 कूलाम चार्ज क्या है, अगर बात की जाए 1 कूलाम चार्ज की, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर इसलिए क्योंकि Q1 Q2 बराबर Q लिया था, तो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश, सजातीय मतलब समान, तो समान ही आवेश है, क्योंकि Q1 का मान भी Q था और Q2 का मान भी Q था, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश से वायु निर्वात में केवल इतना ही मान होता है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है 1/4πε0, क्योंकि यहाँ पे K रहता था। तो वायु निर्वात में K की वैल्यू होती है 1, धातु के लिए होती है K की वैल्यू अनंत, जो कि हम धीरे धीरे अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल वायु निर्वात में K का मान 1 होता है, इसलिए हमने ये लिखा था। तो आप में उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, यानी R का मान 1 लिया था, इसलिए हम लिखेंगे 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 गुणित 10 पर 9 की घात न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। इस तरीके से आपको ये एकांक चार्ज की परिभाषा भी लिख लेना है। तो ये होता है एकांक चार्ज और कूलाम का नियम समाप्त। अब आप